हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हावड़ा डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई मैकेनिकल पावर्स के पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत हावड़ा डिवीज़न के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए मैकेनिकल और पावर डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें तो यह 25% PRQ कोटा के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो ये भी हाल ही में 17 जनवरी 2023 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का ही जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया गया था, जिसके लिए टोटल मार्क्स 100 रखे गए थे। आगे चलते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस। इस क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिस का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज, इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न की बात करें तो सेकेंड प्रश्न पूछा गया था मैक्सिमम लीव एट एवरेज पे कैन बी अप्रूव्ड वन टाइम टू इन वन स्पेल। मीन्स औसत वेतन पर अधिकतम अवकाश एक बार या एक स्पेल में अनुमोदित किया जा सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक LAP कितने बार मैक्सिमम LAP आपको एक बार में अप्रूव किया जा सकता है। तो मैक्सिमम आपको 6 मंथ यानी 180 डेज मैक्सिमम वन टाइम में LAP को अप्रूव किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री। इस एक कारखाने के निर्माण के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है? तो एक कारखाने के निर्माण के लिए 10 फॉर फैक्ट्रीज विथ पावर एंड 20 वर्कर्स फॉर प्लेस विदाउट पावर्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये क्वालिफिकेशन है एक फैक्ट्री के निर्माण करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है LAP इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ डैश डेज पर मंथ। मीन्स LAP प्रति माह डैश दिनों के अनुपात में प्रभावित किया जाता है। तो पर मंथ 2 पॉइंट यानी 2.5 दिन के रेशियो में पर मंथ अर्जित किए जाते हैं स्टाफ द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही आपकी 2.5 जब 6 महीने में मिलकर टोटल 15 हो जाते हैं, जो आपके अकाउंट में पर 6 मंथ पर LAP 15 LAP क्रेडिट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ के खाते में। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरेस्ट रेट HBA यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस अप टू 5 लाख। मीन्स 5 लाख रुपए तक HBA का ब्याज दर 10% होता है। यहाँ पर 5 लाख मेंशन कर दिया है, जो हाउस बिल्डिंग एडवांस के केस में इंटरेस्ट रेट पूछा गया है। तो बात करें तो यहाँ पर 5 लाख के लिए हमारा अप टू 5 लाख के लिए 9% होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया ट्रेड यूनियन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम। मिस ट्रेड यूनियन अधिनियम डैश से लागू किया गया था, तो यह 1926 में लागू किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है APAR मिस एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो होता है कर्मचारी की, वो पूछा गया है ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ इन लेवल 6 सेल बी फाइनलाइज्ड बाई। इस स्तर 6 में गैर राजपत्रित कर्मचारी के APAR को डैश द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। तो वह
जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स होते हैं उसके द्वारा एपीआर को फाइनलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेंशनड। मिस रेलवे सेवा आचरण के किस नियम के तहत चल एवं अचल संपत्तियों का उल्लेख है। तो यहाँ पर बात करें तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो हमारा 1966 में लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि कर्मचारी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की किस रूल के अंतर्गत मेंशन किए जाते हैं। तो यह रूल 18 के 2 के अंतर्गत मेंशन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रूल 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है, विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। मिस अनुशासनिक कार्यवाही के बृहत दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन से मानक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मेजर पेनाल्टी यानी दीर्घ शास्ति की बात की गई है। तो अगर बात करें तो इसमें SF 5 इशू किए जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं SF 11 जो है वह माइनर पेनाल्टी के लिए यूज किया जाता है, जबकि SF 1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ DAR यानी डिसिप्लिनरी एवं अपील रूल्स जो हमारा 1968 में लागू हुआ था, वो पूछा गया कि किस डेट को लागू किए गए थे। तो यह 1 अक्टूबर 1968 को लागू किया गया था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु इज द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इन ग्रुप C लेवल 6। मिस लेवल 6 समूह ग में नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है वो पूछा गया है। जो हमारे लेवल 6 या उसके ऊपर के जो हमारे होते हैं कर्मचारी, उसके अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होते हैं उसके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसके अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हेन अ पर्सन हैज बीन सेंटेंसेड बाय द कोर्ट टू जेल अंडर विच रूल ऑफ DAR कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। यानी जब किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जेल की सज़ा सुना दी गई जाती है तो DAR एंड डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल के किस नियम के तहत सेवा से हटाया जा सकता है। तो वह रूल 14 के अंतर्गत हटाया जाता है, जब उस कर्मचारी के विरुद्ध जो प्रैक्टिकल यानी जब न्यायालय के द्वारा सजा सुना दिया गया हो, उस केस में रूल 14 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि उस कर्मचारी को सर्विस से रिमूव किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देयर आर डैश नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड इन इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे में भर्ती बोर्डों की संख्या पूछी गई है, यानी जो हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसकी टोटल संख्या अभी वर्तमान में 21 की संख्या में है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव ब्रेक सिलेंडर्स ऑन एन इंटेंसिवली एग्जामिन्ड एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन। इस गहन जांच की गई एयर ब्रेक मालगाड़ी पर प्रभावी ब्रेक सिलेंडर की न्यूनतम परसेंटेज पूछी गई है यहाँ पर। तो अगर बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिव केस में पूछा गया है कि इंटेंसिव केस में हमारा मिनिमम ब्रेक पावर कितना होता है। तो इंटेंसिव केस में हमारा मिनिमम ब्रेक पावर 90% ओरिजिनेटिंग जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स होते हैं वहाँ से ब्रेक जब BPC इशू किए जाते हैं तो वहाँ से मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर आपसे इन टू एंड के केस में यानी इंटेंसिव केस में इन रूट में पूछा जाता है यानी बीच के स्टेशनों में, तो इसके लिए मिनिमम 75% रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं, मिनिमम 75% ब्रेक पावर्स इन रूट के केस में।
नेक्स्ट प्रश्न है, इन बॉक्सेड बैगन्स एसएबी यानी सेलेक्ट लिस्ट एग्जिस्टर बैरल जो होता है विथ ए डायमेंशन, मीन्स जो हमारा बॉक्सेड बैगन की एसएबी की ए डायमेंशन पूछा गया कि वो कितने होते हैं। जो हमारा अगर बात करें तो ए डायमेंशन हमारा बॉक्सेड के केस में 70 से लेकर 70 + 2 - 0 mm होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे बोवारेन के लिए अगर पूछा जाता तो बोवारेन का केस 27 + 2 - 0 mm होता है। बाकी बोवारेन के अलावा जितने भी हमारे गुड्स बैगन्स होते हैं जिसमें ऐसे भी लगे होते हैं उसके लिए हमारा ए डायमेंशन 70 + 2 - 0 mm होता है। अगर बात करें कि ए डायमेंशन कहाँ होता है तो वो हमारा कंट्रोल डेड हेड और ऐसे भी बैरल के बीच जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमें ए डायमेंशन के रूप से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न के यहाँ पर हमारा है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर्स सर्टिफिकेट ऑफ सीसी रैक, मीन्स जो हमारा क्लोज सर्किट रैक होता है उसके लिए वैलिडिटी कितनी होती है वो पूछी गई है यहाँ पर। तो वो हमारा 35 डेज या 7500 किलोमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें क्लोज सर्किट रैक के लिए तो ब्रेक पावर हमारा ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर 100%, जबकि इन रूट के केस में अगर बात करें तो इन रूट में यह मिनिमम 90% होना अनिवार्य है ब्रेक पावर्स, और यह बीपीसी येलो कलर पेज पर इशू किए जाते हैं सीसी रैक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ बीएलसी बैगन, यानी बीएलसी बैगन्स की मैक्सिमम व्हील का डाया कितना होता है तो वो 840 होता है, यानी 840 mm होता है जो नए कंडीशन में होता है। वहीं अगर आपसे कंडम पूछा जाए तो कंडम मिनिमम 780 यानी 780 mm मिनिमम कंडम होने पर हम उसको कंडम कर देते हैं बीएलसी व्हील डाया को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है तो वह पीर पंजाल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगर बात करें इसकी लेंथ की तो वह 11 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी राज्य रेल मंत्री का नाम पूछा गया है। तो करेंटली में अभी 2 स्टेट ऑफ मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है वो है दर्शन जरदोश और एक है हमारा राव सेव पाटिल दानवे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दर्शन जरदोश जो हमारा है ऑप्शन में दिया गया है, तो आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं असनवी वैष्णव वो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी श्रीमती दर्शन जरदोश इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर डैश डेज, यानी महिला रेल कर्मचारी मातृत्व अवकाश डैश दिनों तक दी जा सकती है। तो वह अप टू 2 चिल्ड्रेन के लिए अलाउ रहता है, और बात करें तो यह मैक्सिमम 6 महीने यानी 180 डेज के लिए अलाउबल रहते हैं मैटरनिटी लीव, जो महिला रेल कर्मचारी को यह प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट, यानी जो निम्नलिखित में 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें चारों में सबसे कठोर यानी कठिन कौन सा है तो यह क्वाड इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है सेल्फ अप्रेजल इन एपीएआर। एपीएआर होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो सेल्फ अप्रेजल देने के लिए इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय इन वर्किंग इन ग्रेड पे एंड एबव, यानी वेतनमान डैश और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए एपीआर में स्वयं मूल्यांकन आवश्यक है। तो वह लेवल 6 और उसके जितने भी ऊपर नॉन गजेटेड स्टाफ होते हैं उस सारे को एपीआर
सेल्फ रिक्वायर्ड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, मीन्स मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो हम MCF के नाम से जानते हैं, यह हमारे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा आपसे पूछा जाता है RCF यानी रेल कोच फैक्ट्री के बारे में, तो यह कपूरथला में स्थित है। और ICF अगर पूछा जाता है तो ICF हमारा चेन्नई में स्थित है, पेराम्बूर चेन्नई में, जहाँ पर अभी करेंटली वंदे भारत का जो कोचेज है उसके निर्माण किए जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें तो RWP यानी रेल व्हील प्लांट, ये हमारा बेला बिहार में स्थित है। जबकि अगर बात करें रेल स्प्रिंग कारखाना का, तो ये सिथौली ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है बीच वंदे भारत रेक्स रन बिटवीन द हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी, यानी वंदे भारत का कौन सा रेक हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चला है? तो वो अभी 7वां रेक चलाए गए हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पहला रेक की बात करें तो यह पहला रेक चला गया था 15 फरवरी 2019 को इनोग्रेट किया गया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो चलाए गए थे न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच यह ट्रेन चलाए गए थे, फर्स्ट वंदे भारत। जबकि अगर बात करें यहाँ पर हावड़ा से जलपाईगुड़ी के लिए, तो ये 7वां रेक चलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं अभी? तो जोन की अगर बात करें भारतीय रेलवे में, तो करेंटली में 18 जोन्स है। जो 18वां जोन है वो हमारा साउथ कोस्ट रेलवे है, जो कि जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है, जिसकी इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे उस समय के जो हमारे रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी, वो उसके द्वारा 2019 को यह जोन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द गेज इज यूज्ड इन हिली एरिया, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैरो गेज का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा 762 यानी 762 mm के रेंज का, और एक होता है 610 mm के रेंज का। इसका भी आप याद रखिए, इससे भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डैश कटिंग इज यूज टू कट स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए डैश कटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा आर्क, यानी प्लाज्मा आर्क को यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील को काटने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है PAC आइटम्स परचेज बाई, यानी PAC मदों को खरीदा जाता है। तो PAC का मतलब यहाँ पर है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, जो कि सिंगल टेंडर की मदद से परचेज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रॉली साइड फ्रेम इज टेस्टेड बाई, यानी ट्रॉली साइड फ्रेम को परीक्षण डैश के द्वारा किया जाता है। तो यह DPT की मदद से किया जाता है, यानी ड्राइव पेंट्रेट जो टेस्ट होता है उसके मदद से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर पूछा गया ट्रॉली साइड फ्रेम के लिए, तो ट्रॉली साइड फ्रेम तो DPT हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन जो हमारा UST किया जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, वो हमारा एक्सल के इंटरनल क्रैक्स को चेक करने के लिए किया जाता है UST टेस्ट, यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है एक्सल के लिए। जबकि साइड फ्रेम के लिए और CBC वगैरह पर क्रैक्स वगैरह को पता लगाने के लिए DPT की मदद ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है
मशीन इज यूज टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ मटेरियल, यानी मशीन का उपयोग सामग्री की कठोरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो वो हमारा ब्रिनेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है एसी एक्सल लोड ऑफ एसी कोचेज, यानी एसी कोच का एक्सल लोड होता है तो वो होता है 16.25 टन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं बात करें तो नॉन एसी के लिए यह 13 टन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एनीलिंग इज डन, एंड एनीलिंग की जाती है तो एनीलिंग की क्यों की जाती है, तो फॉर रिलीविंग स्ट्रेस, यानी तनाव को दूर करने के लिए एनीलिंग की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू व्हील अरेंजमेंट द बोगी ऑफ WDM2 इज कॉल्ड, यानी पहियों के व्यवस्था अनुसार WDM2 जो लोको है उसकी बोगी क्या कहलाती है, तो वह कोको टाइप्स की होती है व्हील अरेंजमेंट के अनुसार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ICF कोच सॉलिड व्हील मैक्सिमम डायमीटर इज, यानी ICF कोच के ठोस पहियों का व्यास कितना होता है, तो वह न्यू कंडीशन में 915 mm के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कंडम कंडीशन में तो कंडम 825 mm पर होने पर हम इसको यूज से हटा देते हैं, यानी कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ एन LHB कोच, जो हमारा LHB बोगी का व्हील बेस पूछा गया है, तो LHB कंडीशन में हमारा व्हील बेस 2560 mm होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे ICF के लिए पूछा जाता है तो ICF का व्हील बेस 2896, और कैसनव के लिए या जो गुड्स में प्रयोग होता है कैसनव ट्रॉली, उसके लिए व्हील बेस होता है 2000 + 5 - 5 mm, यानी 1995 से लेकर 2005 mm के बीच होता है व्हील बेस, जबकि ICF के लिए 2896 और LHB के लिए 2560 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम बोगी एंड द सेम कोच ऑन ब्रॉड गेज ICF डिजाइन एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग, यानी पहिया बदलते समय ब्रॉड गेज ICF डिजाइन पर एक ही बोगी और एक ही कोच पर व्हील ट्रेड के व्यास में अनुमेय भिन्नता कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग के केस में पूछा गया और सेम बोगी और सेम कोच में पूछे गए हैं। तो बात करें कोच की कंडीशन में तो सेम एक्सल पर 0.5 mm, सेम बोगी के लिए बात करें तो यह 5 mm, और सेम कोच के लिए यह 13 mm होता है। चूँकि बोगी और सेम कोच के लिए पूछा गया तो 5 और 13 mm होगा। अब यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया द लेंथ ऑफ LHB कोच इज, इस LHB कोच की लेंथ पूछी गई है यहाँ पर, तो LHB कोच का लेंथ होता है, तो यहाँ बात करें तो बॉडी टू बॉडी पूछी गई है, यानी जो वन छोर से दूसरे छोर तक, तो यह 23,540 mm होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी लेंथ ओवर बॉडी यह हमारा डिस्टेंस है। अगर आपसे लेंथ ओवर कपलर पूछा जाता है LHB के केस में तो यह 24,000 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ICF कोच, इस ICF कोच में पानी के टंकी की क्षमता कितनी होती है, तो बात करें तो टोटल 4 टैंक लगे होते हैं ICF कोच के अंतर्गत, और चारों टैंक यानी पर टैंक की कैपेसिटी 450 होता है, जो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपको 1800 लीटर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द परमिटेड डिफरेंस बिटवीन व्हील डायमीटर व्हील्स ऑफ द सेम एक्सल्स, यहाँ पर सेम एक्सल्स के लिए
व्यास में, पहियों के व्यास में अनुमेय भिन्नता पूछी गई है, तो यहाँ पर 0.5 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि एलएचपी कोच आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग, यानी एलएचपी कोच में किस तरह के बियरिंग का प्रयोग किए जाते हैं, तो वह सीटीआरबी टाइप्स होते हैं, यानी कार्टेज टेपर रोलरिंग बियरिंग टाइप्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कंडीशन इन विच ऑनिंग टू डिफेक्ट्स ऑफ बियरिंग फ्रिक्शन बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इंक्रीज कंसिडरेबली प्रोड्यूसिंग एप्रेसिबल हीट कॉजिंग एक्सल टू बिकम हॉट इज कॉल्ड, मीन्स वह स्थिति जिसमें बियरिंग में दोष के कारण बियरिंग और जनरल के बीच घर्षण होता है और यह काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे एप्रेसिबल हुस्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक्सल गर्म हो जाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह हॉट एक्सल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि द रोटेशनल ऑस्किलेशंस अबाउट एक्स एक्सिस मूविंग रोलिंग स्टॉक इज नोन एज, मीन्स गतिमान रोलिंग स्टॉक के एक्स अक्ष के रोटेशनल ऑस्किलेशन को जाना जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, यहाँ पर हम रोटेशनल मूवमेंट को लेते हैं। तो रोटेशनल मूवमेंट की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस के अधीन हमारा रोटेशनल ऑस्किलेशन हमारा होता है, वो रोलिंग कहलाता है, जबकि वाई एक्सिस के अंतर्गत हमारा पिचिंग होता है और जेड एक्सिस के अंतर्गत हमारा नॉइजिंग होता है, जिसे यो भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है एक्स एक्सिस के अंतर्गत, तो यह रोलिंग इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हील बर्न्स ऑन रेल सरफेस आर कॉज्ड बाई, रेल सतह पर पहियों के जलने का कारण हो सकता है, तो वो इसका है सही उत्तर स्लिपिंग ऑफ व्हील्स, रेल सतह के जलने का कारण बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हेन द रेडियस ऑफ फ्लैंज टिप इज रिड्यूस्ड टू लेस देन 5 mm दिस कंडीशन इज कॉल्ड, मीन्स फ्लैंज टिप की त्रिज्या 5 mm से कम हो जाती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को हम शार्प फ्लैंज के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थिन फ्लैंज की अगर बात करें तो थिन फ्लैंज में 29.5 से लेकर अगर 22 mm जो हमारा हाई स्पीड कोचेज के लिए हुआ, इससे 22 mm के बाद हम कंडम कर देते हैं। बाकी अगर नॉर्मल केस में हम थिन फ्लैंज के अंतर्गत हम 16 mm तक मैक्स मिनिमम यूज करते हैं, और 16 mm से अधिक होने निम्न होने पर हम इसको थिन फ्लैंज के अंतर्गत इसको कंडम कर देते हैं व्हील्स को। जबकि अगर बात करें डीप फ्लैंज का, तो डीप फ्लैंज हमारा न्यू कंडीशन में 28.5 होता है, जब यह बढ़कर 35 mm या एवब हो जाए तो उस कंडीशन में हम डीप फ्लैंज के अंतर्गत इसको कंडम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमसे पूछा गया था कि 5 mm या इससे कम होने पर हम शार्प फ्लैंज के अंतर्गत व्हील को डिफेक्ट करते हैं, यानी कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कंडम मटेरियल इज सेंड टू स्टोर ऑन, मीन्स कंडम निस्तारित सामग्री को स्टोर भेजी जाती है वह DS 8 नोट्स के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया द यूनिट ऑफ प्रेशर, मीन्स दबाव की इकाई क्या होती है, तो दबाव की इकाई हमारा पास्कल होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें पास्कल हमारा पास्मल, तो ये हमारा पास्कल न्यूटन यानी फोर्स
बटा एरिया होता है, जो एरिया में फोर्स लगा हो वो हमारा प्रेशर कहलाता है। तो फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन होता है और एरिया को हम मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। अगर आपसे इसके पास्कल यानी दबाव प्रेशर का यूनिट पूछा जाता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर का अल्पतांक कितना होता है, तो वो होता है 0.01 mm, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ पीओएम। पीओएम का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ माउंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द राइटिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच। मिस एलएचबी कोच का राइटिंग इंडेक्स कितना होता है, तो वो 2.5 से लेकर 2.75 के बीच होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 52 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मिस वर्ग का परिमाप यहाँ पर 52 मीटर दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर स्क्वायर्स का 4 × a होता है, जो कि दिया गया है 52 मीटर्स। और 4 से अगर कट करते हैं तो 13 मीटर आपका वन साइड का डायमेंशंस आएंगे। और एरिया यहाँ पूछा गया तो स्क्वायर का एरिया होता है होल स्क्वायर्स ऑफ साइड। तो आप यहाँ पर अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 मीटर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी 169 मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, मीन्स 1 घन मीटर के बराबर होता है। तो एक जो हमारा घन मीटर है यानी मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूछे गए हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब इक्वल्स करेंगे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं 64009 का अंडर रूट पूछा गया। तो आप इसको अगर तोड़ते हैं तो 53 × 253 का कॉम्बिनेशन में आएगा। अगर रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो 253 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल इज, वृत्त की परिधि पूछी गई है। तो अगर बात करें तो एक अगर आर इसका अगर रेडियस है अगर सर्किल का, तो इस केस में हमारा सर्कमफरेंस जो हमारा परिधि है वो हमारा 2πr हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि 180 को 1:2:9 में डिवाइड करना है। क्योंकि अगर सारे को अगर जोड़ते हैं तो आपका 12 आएगा और 12 को जब कट करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगर तीनों को अलग अलग रेशियो में बांटना है तो 15, 30 और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 135 आएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे 15, 30 और 135 का कॉम्बिनेशन आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ ARMV, यानी ARMV का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन। नेक्स्ट प्रश्न है SLI का फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो यह हो जाएगा सेफ लोड इंडिकेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ HRD, मीन्स HRD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइस होता है, यानी ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है ड्रेन पीरियड ऑफ HSD, यानी जो हमारा हाई स्पीड डीजल्स होते हैं वाइल्स वो स्टोरेज किए जाते हैं किस टैंक में, स्टोरेज टैंक की जो हमारा ड्रेन पीरियड होता है वो पूछे गए हैं, तो वो हमारा 5 ईयर्स के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लेंथ ऑफ डीप टेप इन RCD इज, इस RCD में डीप टेप की लंबाई कितनी होती है, तो वह 10 मीटर्स की होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टॉक वेरीफायर ऑन ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट शुड चेक RCD एट एन इंटरवल ऑफ, मीन्स लेखा विभाग के स्टॉक सत्यापनकर्ताओं को एक अंतराल पर RCD की जांच करनी चाहिए, तो उसको ईयरली बेसिस पर इसको जांच की जानी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं HSD वाइल इशूड टू जनरेटर्स ऑफ ART इज कॉल्ड, मीन्स ART के जनरेटरों को जारी किए जाने वाले HSD तेल्स को क्या कहा जाता है, तो वह नॉन ट्रैक्शन यूज कहा जाता है, यानी गैर घर्षण उपयोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं मॉक ड्रिल्स ऑफ ART, यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो होता है उसकी मॉक ड्रिल्स शैल बी कंडक्टेड वंस इन डैश मंथ, मीन्स ART के लिए मॉक ड्रिल डैश महीनों में एक बार आयोजित की जाएगी, तो वह 3 महीने पर एक बार करवाना होता है, यानी ड्रिल्स मॉक ड्रिल्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब यह मॉक ड्रिल कराया जाता है तो इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि सेम टाइम्स और सेम जगह या सेक्शंस में इसको बार बार रिपीटेशंस ना किया जाए, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम्स पर और अलग अलग सेक्शंस पर इसकी मॉक ड्रिल्स 3 महीने के अंतराल पर कराने होते हैं, जिसकी रिपोर्ट बाद में उसको जोनल्स हेडक्वार्टर्स को सबमिट करने होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ PDD, यानी PDD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह होता है प्री डिपार्चर डिटेंशन, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ART इज डैश मिनट्स बाय डे एंड डैश मिनट बाय नाइट, मीन्स ART जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है कि टर्निंग आउट का सीमा समय डैश मिनट प्रति दिन में और रात में अलग अलग टाइम पीरियड क्या होता है ART के लिए वो पूछे गए हैं, तो ये हमारा 30 मिनट्स दिन के लिए और 45 मिनट्स नाइट के लिए टर्निंग आउट समय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बूम लेंथ ऑफ ओल्ड डिजाइन 140 टन क्रेन, मीन्स पुराने डिजाइन के 140 टन क्रेन की बूम की लंबाई पूछी गई है, जिसे आप जीप भी बोलते हैं, तो यह पुराने डिजाइन के लिए पूछे गए हैं, जिसकी लेंथ होता है वह 18.75 लेंथ होता है, मीटर होते हैं, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मैन मेड डिजास्टर, मीन्स इनमें से कौन सा मानव निर्मित डिजास्टर है, तो आतंकवाद एंड टेररिज्म, पॉल्यूशंस, मेजर फायर्स, ये सारे मैन मेड डिजास्टर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिव एक्सीडेंट, मीन्स इंडिकेटिव एक्सीडेंट्स का उदाहरण कौन सा है, तो टोटल हमारा एक्सीडेंट्स आते हैं वो 16 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमारा A2 से लेकर R तक होते हैं। R टाइप्स यानी 16 टाइप्स में हमारा डिवाइड्स है एक्सीडेंट टाइप्स। अगर बात करें तो इसमें I एंड O को एलिमिनेट कर दिया गया, यानी हटा दिए गए हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिकेटिव पूछे गए, तो इंडिकेटिव के अंतर्गत हमारा इंडिकेटिव एक्सीडेंट के अंतर्गत हमारा
जी और एच टाइप के एक्सीडेंट्स आते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा एफ में हमारा एवर्टेड कोलिजन्स, जी में हमारा ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स और एच में हमारा होता है ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर, जिसे स्पैड के नाम से जानते हैं। ये सारे हमारा इंडिकेटिव एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी स्पैड, एवर्टेड कोलिजन एंड ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स होते हैं, ये सारे हमारे इंडिकेटिव एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा एफ, जी और एच टाइप के एक्सीडेंट्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, द डिलीमेंट ऑफ कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड इन विच फेमस फार्मूला फॉर डिलीमेंट इन्वेस्टिगेशन। यानी पटरी के उतरने की गुणांक की गणना की जाती है, जिसमें पटरी से उतरने की जांच प्रसिद्ध सूत्र है और नडाल सूत्र होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश। मीन्स डीसीपी प्रकार का अग्निशामक बुझाने के लिए उपयुक्त होता है, तो वह डीजल्स, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल तीनों के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी ऑल ऑफ दी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि एसडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसडीआरएफ का फुल फॉर्म हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, पीरियोडिसिटी ऑफ चेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स इज। मिस अग्निशामन की जांच कितने महीनों पर की जाती है। तो यहाँ पर चेकिंग के लिए पूछा गया है, तो चेकिंग तो क्वार्टरली यानी 3 माह पर की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर आपसे रीफिलिंग के लिए पूछा जाता फायर एक्सटिंग्विशर्स का, तो वह 1 ईयर्स होते हैं, जबकि चेकिंग किया जाता है वो क्वार्टरली यानी 3 माह पर चेक किए जाते हैं, जबकि रीफिलिंग या दोबारा फिल किए जाते हैं वो 1 ईयर्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएल हाउ मेनी डिजिट्स इन पीएल नंबर। जो हमारा प्राइस लिस्ट नंबर होता है, जो कि स्टॉक आइटम के लिए यूज किए जाते हैं, वो टोटल 8 डिजिट्स के होते हैं, जिसमें उसके पहले हमारा मेजर ग्रुप, सब ग्रुप, सीरियल नंबर और लास्ट में इसके चेक डिजिट्स होते हैं, जिससे हमारा पीएल नंबर्स की सही जो हमारा करेक्टनेस की जांच की जाती है। यहाँ पर टोटल 8 अंक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएस इन कंटेस्ट टू एक्सीडेंट इंक्वायरी। मीन्स दुर्घटना जांच के संदर्भ में सीआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वह कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएमएस। इस सीएमएस का उद्देश्य क्या होता है। तो वो ऑप्टिमेशंस। अगर बात करें सीएमएस का यहाँ पर, तो सीएमएस का लिए यहाँ पर हमारा होता है जो क्रू मेंबर्स जो अरेंजमेंट वगैरह कराए जाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिमेशंस ऑफ क्रू, मॉनिटरिंग ऑफ एलआर एंड ट्रेनिंग शेड्यूल्स, मॉनिटरिंग ऑफ 10 आवर्स ड्यूटी ऑन HERs। यानी यहाँ पर ऑल ऑफ दी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सीएमएस का यहाँ पर मीनिंग होता है क्रू मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यानी क्रू मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पर उद्देश्य पूछे गए हैं, जो कि ये ऊपर से तीनों ABC तीनों हमारा फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। मीन्स संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो बात करें संसदीय राजभाषा यानी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंतर्गत, तो टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसमें अगर बात करें लोकसभा के अंतर्गत 20 और राज्यसभा के अंतर्गत 10 मेंबर्स होते हैं। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष हमारे
गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है? तो इसमें टोटल 9 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स के बारे में बताए गए हैं, जो 343 से लेकर 351 के बीच होते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द स्टेट ऑफ झारखंड कॉम्स अंडर विच रीजन्स, यानी झारखंड किस राज्य के अंतर्गत, किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो पूछा गया है। चूँकि टोटल हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत 3 क्षेत्र में डिवाइड किए गए हैं, ए, बी और सी रीजन्स के अंतर्गत। यहाँ पर अगर बात करें झारखंड के लिए तो झारखंड हमारा रीजन ए के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर अंडर विच आर्टिकल हिंदी को राजभाषा के दर्जा के प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को, तो यह आर्टिकल 343 के फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारा हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा प्रावधान प्राप्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु इज हेड सेंटर राजभाषा समिति, यानी केंद्रीय राजभाषा समिति के प्रभार कौन होते हैं। जिसे अगर बात करें तो हेड ऑफ सेंटर हिंदी राजभाषा समिति है, उसे आप पार्लियामेंट्री हिंदी कमेटी भी बोल सकते हैं, यानी जिसके प्रभारी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता सेंट्रल हिंदी कमेटी यानी केंद्रीय हिंदी कमेटी की अध्यक्ष, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं, सेंट्रल हिंदी कमेटी के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 केम इनटू फोर्स ऑन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 को लागू किया गया था, तो वह 26 जनवरी 1965 को लागू किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया था, तो यह 1967 को संशोधित किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होगा। जबकि अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास किए गए थे, तो यह 10 मई 1963 को यह पास किया गया था, जिसका अमेंडमेंट 1967 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यूनियन ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू डैश रीजन्स अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, इस राजभाषा नियमों के तहत भारत संघ को डैश क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, तो वह 3 क्षेत्र है जिसे ए बी सी रीजन्स के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसलेशंस ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का हिंदी फॉर्म पूछे गए हैं, तो वो ज्ञापन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द संटिंग अथॉरिटी, संटिंग अथॉरिटी क्या है, तो संटिंग अथॉरिटी यहाँ पर होता है T806, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर T409 का प्रयोग किया जाता है नील कौशन ऑर्डर के लिए, जबकि T369 का प्रयोग किया जाता है अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव सिग्नल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी T806 का प्रयोग संटिंग अथॉरिटी के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ए स्टॉप सिग्नल ऑफ स्टेशन कंट्रोलिंग द एंट्री ऑफ ट्रेन्स इनटू नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शंस
इज कॉल्ड, मीन्स अगले ब्लॉक सेक्शंस में गाड़ियों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्टेशन के स्टॉप सिग्नल्स को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है लास्ट स्टॉप सिग्नल्स कहे जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हॉर्स पावर ऑफ WDP4 लोकोमोटिव, यानी WDP4 लोकोमोटिव की हॉर्स पावर पूछे गए हैं। तो यह 45 हॉर्स पावर्स के होते हैं, यानी 4500 हॉर्स पावर्स के, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ बोगी इज यूज्ड इन GM लोकोमोटिव, मीन्स GM लोकोमोटिव में किस तरह की बोगी का प्रयोग किया जाता है? तो वो हाई टेंसाइल कास्ट स्टील का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इन WDG4 लोको, एंड WDG जो 4 लोको है उसमें हमारा लोको में विद्युत ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो वो AC होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फुल टैंक कैपेसिटी ऑफ WDP4 लोकोमोटिव, जो हमारे यहाँ पर ब्रॉड, जो हमारा वाइड डीजल पैसेंजर जो हमारा है वो लोकोमोटिव फोर्स का प्रयोग कितने, इसमें फ्यूल टैंक्स की कैपेसिटी कितनी होती है वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो वह 6000 लीटर्स के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अल्को लोकोमोटिव्स, हाउ मेनी मेन बियरिंग्स आर इन अल्को लोकोमोटिव्स, इस अल्को लोकोमोटिव्स में कुल कितने बियरिंग होते हैं? तो यहाँ पर 9 बियरिंग्स होते हैं टोटल, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है SFC, यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस की यूनिट पूछी गई है यहाँ पर, तो वह ग्राम पर HP पर आवर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्रैक्स इन द एक्सेल्स आर डिटेक्टेड बाई, एक्सेल में दरारों का पता कैसे लगाई जाती है? तो वो अल्ट्रासोनिक टेस्ट की मदद से लगाए जाते हैं, यानी UST टेस्ट की मदद से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोलिनॉइड ऑपरेटेड ऑन द आइडियल कंडीशन इन WWG, जो हमारा गवर्नर होते हैं उसमें निष्क्रिय स्थिति में संचालित सोलिनॉइड होते हैं, तो वो हमारा नॉन ऑफ दीज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए टोटल वेट ऑफ WDG4 लोको, यानी WDG4 लोको है हमारा, उसके टोटल वेट पूछा गया तो वो हमारा 129 टन के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ बोगी फिटेड इन GM लोकोमोटिव, GM लोकोमोटिव में जो हमारा जनरल मोटर्स टाइप के लोकोमोटिव होते हैं उसमें किस प्रकार की बोगी फिट की जाती है? तो वो हमारा डबल सस्पेंशन वाले होते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द WDG4 लोकोमोटिव, यानी जो हमारा WDG4 लोकोमोटिव होते हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड बोली गई है, तो वो हमारा 120 kmph होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है GE गवर्नर इज ऑपरेटेड, GE गवर्नर संचालित होते हैं तो वो हमारा हाइड्रोलिकली हमारा संचालित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेफ्टी आइटम्स ऑफ लोकोमोटिव, निम्नलिखित में से कौन सा लोकोमोटिव का संरक्षा मद नहीं है? तो वो हमारा गवर्नर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न है टोटल वाटर कैपेसिटी ऑफ WDM2 लोकोमोटिव्स इज, मीन्स WDM2 लोकोमोटिव्स में कुल जल धारण की क्षमता कितनी होती है, तो वो 1210 लीटर के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी हॉर्न्स आर फिटेड इन WDM2 लोको, मीन्स WDM2 लोको में कितने हॉर्न्स होते हैं, तो हॉर्न्स की संख्या टोटल 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर कि हु वन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, मीन्स फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो वह अर्जेंटीना जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अभी हाल ही में फ्रांस को 4-2 से पेनाल्टी शूटआउट्स के तहत उसको हराकर यह खिताब अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर मिनिमम बफर हाइट ऑफ कोच फ्रॉम रेल लेवल्स इज डैश mm, इस रेल स्तर से कोच की न्यूनतम बफर ऊंचाई कितनी है, तो वह मिनिमम पूछा गया यहाँ पर, तो मिनिमम 1030 mm होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम 1105 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर डैश इज टेस्टेड बाय जाइग्लो टेस्ट, जाइग्लो टेस्ट का परीक्षण डैश का परीक्षण जाइग्लो परीक्षण के द्वारा किया जाता है, वो पूछा गया है, तो वह क्रैक्स का जो हमारा क्रैक्स वगैरह होते हैं उसकी जांच हमारा जाइग्लो टेस्ट की मदद से की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया डैश इज डन बाय ABC एनालिसिस, मीन्स डैश ABC विश्लेषण द्वारा किया जाता है, तो ABC का मतलब यहाँ पर है ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। कभी कभी यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है ABC एनालिसिस का, तो ABC का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जो हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल यानी वस्तु सूची नियंत्रण जो हमारा होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए ऑन ICF जर्नल अ टेपर शुड नॉट एक्सीड डैश mm, मिस ICF जर्नल पर एक टेपर डैश mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारा है 0.015 डिवाइडेड बाई 0.010, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हेन एक्सीडेंट टेक प्लेस एट आउट स्टेशन मेन लाइन इज ब्लॉक्ड एंड ART इज टर्नेड आउट विदाउट, यानी विदाउट मेडिकल वांच से हमारा जाते हैं, तो उसके लिए हुटर कोड क्या होगा। जब हमारा 4 लॉन्ग हुटर बजाए जाते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि हमारा ART की ज़रूरत आउटसाइड स्टेशन है जिसमें मेन लाइन ब्लॉक हो गए हैं, और इसके अंतर्गत हमारे ART सिर्फ जाते हैं, ARMB जो हमारा मेडिकल वाहन होता है इसकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हुटर कोड बजते हैं तो उस केस में हमारा मेडिकल वाहन की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, इस आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो यह 2005 में अस्तित्व में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि 50% वैगन्स विथ BMBS हैव मैक्सिमम स्पीड डैश एट डाउन ग्रेडियंट 1:150 गेट लेस देन इक्वल्स टू 1:100, यानी डाउन ग्रेडियंट जो हमारा 1:150 लेस देन है हमारा 1:100 के पर BMBS के साथ 50 वैगन की अधिकतम गति कितनी होती है वो पूछे गए यहाँ पर। तो इस केस के साथ हमारा मैक्सिमम जो हमारा 50% वैगन्स है वो BMBS है, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम स्पीड 40 kmph हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेपर है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।